तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वीडियो को लंबा नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते। ऑलरेडी हम कई सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी डाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 कब के डाल चुके हैं। अब फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप मुझे अभी भी बता सकते हैं इस वीडियो के चैट बॉक्स में रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परेशान होने लगे। वैसे मैंने देखा कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई CUET कैसे होगा, डेट नहीं आ रही है। भाई चिल मारो, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है आपके लिए, आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। कई सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पे अपना हाथ पे फेंक देंगे, भाई हमसे नहीं हो पा रहा, टाइम खिंचता जा रहा है। पर आपको हार नहीं माननी है। एंड इफ एंड इज़ वेल एवरीथिंग इज़ वेल। ठीक है, चलो अंत भला तो सब भला भाई। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैंने इस बार देखिए पिछले क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि मैंने आंसर्स नहीं मेंशन किए थे उसमें, तो इस वाले वीडियो सारी PPTs में वो आंसर मेंशन करने वाला हूँ, ताकि आप बाद में प्रैक्टिस करो तो आपको वहीं पे चेक कर सको और सॉल्यूशन भी, एक्सप्लेनेशन भी देख लो। तो मैंने इसमें आंसर्स मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दी मैग्नेटिक वेव। भैया 90 डिग्री 180 डिग्री का होता है। ठीक है, माइनस, अब सीधा माइनस का मतलब हो गया 180 डिग्री, पाई का डिफरेंस होता है। और एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन करा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना पाई का होता है, 180 डिग्री का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, देखो यार आपको याद होना चाहिए, है ना। जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जो आप मेंशन किया हुआ उसमें याद होना चाहिए। तो आप अगर वो आपको याद है तो आप डायरेक्टली देख के मार्क कर सकते हो गामा रेज। ठीक है, जिसमें आपने गामा, माइक्रोवेव, एक्स रेज, ठीक है, UV रेज, अल्ट्रा विजुअल रेज, विजुअल सब कुछ मेंशन कर रखा है। उस अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो आप देख के तुरंत मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये तो मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम किसका होगा, है ना। मिनिमम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका होने वाला है। ये मेरा क्वेश्चन है आपको होमवर्क की तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल हाइपोथेसिस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जब फॉर एग्जांपल देखिए जो मैक्सवेल की हाइपोथेसिस है वो ये बोलती है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को राइज करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉइल है, कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही है, तो उसमें क्या करोगे, अब मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है ना, आप छोड़ दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव। भैया पोलराइजेशन आपको याद होना चाहिए। पोलराइजेशन कैसे, आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, आप जाके देखिए उसमें पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, पोलराइजेशन। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन पोलराइज द लाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का स्ट्रक्चर रेस करने के लिए क्या, फॉर एग्जांपल आपकी हड्डी टूट गई तो आपकी हड्डी का जो एक्सरे जो फोटो निकालते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सरे। क्योंकि आप एक्सरे को पास करते हैं आपकी बॉडी के थ्रू, तब उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो वो सॉलिड्स का फोटो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरेज। कई बार जैसे कि दीवार में क्रैक ढूंढने के लिए, क्रैक कहाँ पर है वहाँ पर भी एक्सरे को यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाना, एक्सरे। ये आप अपनी जनरल नॉलेज में भी रख सकते हैं कि एक्सरे यूज़ होती है टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना। चलो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपकी हड्डी टूट गई। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपने स्कूल टाइम से रिलेटेड। स्कूल टाइम में क्या हो गया था कि भाई मेरा एक दोस्त था, उसकी ये हाथ की ये वाली उंगली टूट गई, छोटी वाली। तो उसने फुटबॉल खेलते समय हाथ में फुटबॉल लग गई थी, तो उसने घर पे बताया नहीं। ठीक है, तो उसकी उंगली थोड़ी सी ना इधर टेढ़ी हो गई, और घर वाले पूछते थे कि भाई क्या हो गया। तो उसने बोला कि भाई सूजन आ गई है, बहुत दिन हो गए चलता गया, सूजन नहीं कम हुई। तो घर वाले बोलते भाई डॉक्टर के पास दिखाने ले चलो। डॉक्टर ने जब एक्सरे उसका निकाला तो डॉक्टर ने बोला ये हड्डी आगे भी जुड़ गई है। तो भाई अगर वो टाइम पे एक्सरे करा लेता तो उसको लगता कि भाई हड्डी टूटी है तो भाई जाके करा लेता सही। उसको लगा सिर्फ मोच आई है, उसने नहीं कराया। तो
तो ये फ़ायदा है एक्सरे का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मजाक वाली बात थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर यूज टू ट्रीट मसल एक्ने, मसल एक्ने को ट्रीट करने के लिए कौन से रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड माइक्रोवेव नहीं होता है, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं, तो यूवी तो वही जला देता है आपकी स्किन को। यूवी मतलब जो धूप में निकलते हो वही ना, यूवी नहीं निकलता। एक्सरे तो सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो बचा क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज इज यूज टू ट्रीट द एक्नेज। आपने डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, अभी जाके देखना कि वो एक छोटी सी एक पेन टाइप का होता है, उसको आप ऐसे ट्री यहाँ पे बॉडी पे लगाते हैं, उससे क्या एक्ने ठीक हो जाते हैं आपके। तो वो क्या होता है, ये ब्यूटिशियन टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये भी जनरल नॉलेज की है कि एक्ने को ट्रीट करने के लिए इंफ्रारेड रेज को यूज़ करते हो, है ना। चलो, when the conduction current the same as the displacement current, जब कंडक्शन करंट सेम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट के, तो क्या बात है भाई, इसमें तो आप बोल नहीं सकते कि किस तरीके से AC होगा या DC होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट तो इस तरीके से मेंशन नहीं किया जा सकता कि आप सिर्फ इस चीज़ से बोल दो कि जैसे इस तरीके से बोल दो कि भाई सामने कुछ खड़ा है, तो कुछ क्या खड़ा है, आइडेंटिफाई तो करो क्या खड़ा है। तो ऐसे इन्होंने आप बोल नहीं सकते इसको। तो इसका आंसर देखिए, AC सोर्स तो नहीं होगा, DC सोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि आप हो सकता है पर इन्होंने प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर AC आइदर DC और DC, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो अभी मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें था ये सर्कुलर ऑर्बिट वाला, तो ये हो जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट। मूविंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो ऑलरेडी कई सारे मेथड्स निकाले जा चुके होते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, अभी तो ये तो नहीं हो रहा। फॉलिंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा A एंड B। तो एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन किया है मैंने, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट गिव्स द कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। An electromagnetic wave can be produced when the charge moves in the circular orbit with constant velocity, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, which waves are used by then artificial satellite for communication। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि जो कम्युनिकेशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज होती है, मतलब जो सैटेलाइट हम भेजते हैं स्पेस में, जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपने बात फ़ोन लगाया, टावर पे सिग्नल गया, उसने सैटेलाइट से जोड़ा, सैटेलाइट से फिर टावर पे आया, तो ये इसमें कौन सी वेव्स रेज यूज़ होती हैं। तो आप इसको जनरल नॉलेज की तरह याद भी कर लीजिए, आपको एग्जाम CUET पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आप इसको अपनी नॉलेज में भी रखिए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपने अगर वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा है, रेज स्पेक्ट्रम, तो उसमें आपको मेंशन किया है कि कौन सी रेज किसके लिए यूज़ होती हैं। तो माइक्रोवेव इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखते ही मार्क कर दोगे, बिल्कुल भी आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है कि भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मुझे ये माइक्रोवेव यूज़ होती हैं और क्वेश्चन में आ गया, तो मैं देखते ही मार्क कर दूंगा, मैं ऑप्शन चेक ही नहीं करूँगा, बाकी के ये भी चेक नहीं करूँगा, ये भी चेक नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, मुझे तो माइक्रोवेव मिल गया, खटाक से आंसर मारा, आगे बढ़ जाऊँगा, 1 सेकंड का आंसर है, तो आपको बहुत टाइम बचने वाला है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। तो देखिए, तो EM वेव के इंटेंसिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो जिनका रेशियो आने वाला है क्या, 1/1, 1/1। ये तो इलेक्ट्रिकल हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी आगे तो बढ़ना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गए, 10 क्वेश्चन लिए थे हमने। हालांकि अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई और डाउट भी हो या फिर पिछले चैप्टर के रिगार्डिंग कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, कई सारी चीज़ों को हमको साइड रखना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटी साइड करनी पड़ती है आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।